यस, फाइनली दैट टाइम हैज कम जब आप सब स्टूडेंट्स इनकम टैक्स का रैपिड रिवीजन क्लासेस का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो अभी मैं कर रहा हूं आप सबके लिए, इनकम टैक्स का रैपिड रिवीजन फॉर सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, फॉर सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जो मैं फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कमिंग एग्जाम होने वाला है जुलाई 2021, या फिर जब भी एग्जाम होने वाला है, जो जून का एग्जाम जुलाई में पोस्टपोन हो गया या मई का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उसके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं भैया, ढिंडोरा पीट दो शहर में सीए सीएमए इंटर का मैं पूरा का पूरा रैपिड रिवीजन, जो कि लास्ट बैच में अमेजिंगली रिस्पॉन्स आया था बच्चे लोग का, एंड जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स खाली रिवीजन क्लास देख के ही अच्छा नंबर ले आए थे इनकम टैक्स में। तो इस पूरे के पूरे सेशंस में, ऑल्दो ये वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द सेशंस, आज का इस क्लास में जो अपना आज का पहला क्लास होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ योर इनकम टैक्स का पहला चैप्टर जो मैं आज रिवाइज कराऊंगा, और आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा कि अपने रिवीजन क्लासेस कैसे करने वाले हैं। तो गाइज, ये जो इनकम टैक्स का बैच है ना, ये फाइनेंस एक्ट 2020 का, फाइनेंस एक्ट 2020 एज अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2020, एंड जितने भी नोटिफिकेशंस आपके 31 अक्टूबर 2020 तक कवर्ड है, 31 अक्टूबर 2020 तक जो भी नोटिफिकेशन इशू हैं वो सारे इस पर्टिकुलर जो आपको दिख रहा है हमारा होल एंड सोल इनकम टैक्स का जो रिवीजन बुक है, ये आपको मिले, ये आपको अगर अवेल करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको sjc.co.in में जाकर एक फ्री कोर्स है हमारा लाइव रिवीजन कोर्स, ठीक है ना, हमारा फ्री कोर्स है रिवीजन कोर्स, उसमें जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वंस यू रजिस्टर इन दैट कोर्स, आपको जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो अपने डैशबोर्ड से sjc.co.in में लॉगिन करने के बाद। आपको खाली क्या करना है, आपको sjc.co.in में जाके लॉगिन करना है। ये पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है डैशबोर्ड में, अब आप वहाँ से डाउनलोड करोगे और फिर ये पीडीएफ इजीली फ्री में अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है। रफली आई थिंक 200 सॉरी कितना पेजेस का, ये 304 पेजेस का पीडीएफ है, लेकिन इसमें सारा चैप्टर का रिवीजन विद चार्ट्स विद इलस्ट्रेशंस है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने रिवीजन पर्पस के लिए, ऑल्दो मैं इसी को यूज़ करूँगा एज अ बेस फॉर रिकॉर्डिंग्स दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सीएमए इंटर डीटी एज वेल एज सीए इंटर टैक्स के स्टूडेंट्स जो जिनका एग्ज़ाम अभी जून जुलाई में, आई रिपीट, जिनका एग्ज़ाम अभी जून जुलाई कभी भी होगा एग्ज़ाम, उनके लिए अवेलेबल है फाइनेंस एक्ट 2020 का। ये हमारा यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग्स होगा अपलोड होगा गाइस, उसको आप ठीक से देखते रहना, और आई होप यू विल लाइक द वीडियोज़। एंड डेफिनेटली जो रिविजन वीडियोज़ है, दीज आर रिविजन वीडियोज़, दीज आर नॉट टीचिंग वीडियोज़। टीचिंग वीडियोज़ और रिविजन वीडियोज़ में क्या फ़र्क है? टीचिंग मतलब रेगुलर क्लास का वीडियोज़ नहीं है ये सब। रेगुलर क्लास में एक एक टॉपिक को बहुत आराम से एक एक चीज़ समझाया जाता है, बट रिविजन वीडियोज़ में इट्स एक्सपेक्टेड कि आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में आइडिया है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन आपको एक होता है ना कि रिवीजन चाहिए, आपको एक बूस्टर चाहिए कि सर एक बार सारा टॉपिक्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दो, तो हमें क्या है याद आ जाएगा, हमें क्या है रिकॉल हो जाएगा। तो रिकॉल पर्पज़ के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको बिल्कुल भी आता नहीं है, तो ये वीडियोस आपका काम का नहीं है। मतलब कोई स्टूडेंट टैक्स के बारे में जानता ही नहीं है, कोई स्टूडेंट को कुछ भी आइडिया नहीं है टैक्स के बारे में, वो अगर ये वीडियो देखने बैठे तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट उसके लिए डिफ़िकल्टी होगा, बिकॉज ये वीडियोस बनाया जा रहा है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी सीए सीएमए इंटर के स्टूडेंट है, शहर में डंडोरा पीट दो, आपके लिए आ गया है रैपिड रिवीजन, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मेरी जो आईडीटी की प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में पोस्ट कर दिया है, हमारे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में भी है वो, आप प्लीज़ उसको जाके देख लेना। आईडीटी का फ्रेश वीडियोस नहीं आएगा, आईडीटी इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप प्रीवियस बैच के देख सकते हो अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स। बस डीटी में आज आपको पता है अब फाइनेंस एक्ट 2020 आ गया, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स में चेंजेस आ गए हैं, टीडीएस टीसीएस में, रेसिडेंशियल स्टेटस में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेंस में, डिडक्शंस वाले चैप्टर में, काफ़ी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये फ्रेश वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी डीटी में एक थोड़ा सा डर सा बैठा है और डीटी में इनको रिवीजन चाहिए, तो डेफिनेटली वीडियोस आपको बहुत कम आएगा गाइस। तो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया कि आपको कैसे ये जो पीडीएफ सामने दिख रहा है आपको, ये आपको कैसे मिलेगा, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये है ओनली फॉर सीए सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, ठीक है। और नोटिफिकेशंस जो अपडेटेड अप टू 31 अक्टूबर है, यहाँ तक जो भी जून जुलाई में एग्ज़ाम या अगस्त में जब भी होगा एग्ज़ाम, उसके लिए मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है।
तो पहला टॉपिक होगा सर, आज का क्लास का टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स और रेसिडेंशियल स्टेटस, ये टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये अपने स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द मेन सेक्शन, इज द मेन प्रोविजंस ऑफ मेन एक्ट वेर इनकम टैक्स का सारे प्रोविजंस के बारे में मैंशनड है। इनकम टैक्स रूल्स 1962, उसके साथ नोटिफिकेशंस इश्यू होता है जो इंप्लीमेंट किया जाता है टू जो नोटिफिकेशंस आता है जो अलग अलग प्रोसीजरल मैटर्स लेके आता है, रूल्स आता है। फिर सर्कुलर्स है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पे बाइंडिंग होता है, एसएससीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इशू करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, वो भी सोर्स ऑफ लॉ होते हैं, वहाँ से भी कहीं ना कहीं लॉ का एक्सट्रैक्ट आता है और वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ समझ में आता है। सर ये सब आपके एग्जाम्स में आता नहीं है सर, जो आपका एग्जाम में आता है डायरेक्ट मैं उसी पे जा रहा हूँ, ये आप प्लीज़ अपने घर पर पढ़ लेना। ये सब एक बेसिक ओवरव्यू है, एवरीथिंग के सब चीज़ के बारे में सब बताया हुआ है, अमेंडमेंट्स आता है। आपके एग्जाम के लिए कौन सा एक्ट, फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन, लेवाई ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किस पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है, एक पर्सन के टोटल इनकम पे लगता है जो प्रीवियस ईयर में उसने कमाया है और असेसमेंट ईयर में चार्जेबल होता है। प्रीवियस ईयर आप लोग के एग्जाम के लिए कौन सा रेलिवेंट है, 2020-21 आप लोग के लिए एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 2021-22 आप लोग के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, याद रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 जितने भी बच्चे जून जुलाई अगस्त 2021 ऑनवर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 एप्लीकेबल है, ठीक है सर। एसएससी का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी वो होता है जो अल्टीमेटली इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। अल्टीमेटली लायबिलिटी अगर है टू पे इनकम टैक्स तो उसको देना पड़ता है इनकम टैक्स, तो वो एसएससी है। अगर वो उसने कोई भी तरीके का डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, तो वो भी एक एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। उसके ऊपर अगर कोई इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हुआ तो भी उसको एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। उसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट हुआ तो भी उसको इनकम टैक्स में एसएससी माना जाएगा। जनरली एसएससी मतलब टैक्स पेयर, जो आप इनकम टैक्स में बोलते हो। पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स होते हैं टोटल इनकम टैक्स लॉ में। ये 7 कैटेगरी के बाद कोई पर्सन्स कवर्ड नहीं है इनकम टैक्स लॉ में, लेकिन सर और कोई बचता भी नहीं है इसके बाद, ठीक है, सब लोग आ जाते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई यानी जॉइंट वेंचर हो गया, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन यानी यूनिवर्सिटी, टेम्पल्स, आइडल्स, ये हो गए। कंपनीज का क्लासिफिकेशन 2 होता है, एक होता है डोमेस्टिक कंपनी, एक होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होता है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होता। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होता है या तो वो एक इंडियन कंपनी है। एक इंडियन कंपनी क्या होता है, इंडियन कंपनी वो कंपनी होता है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में अंडर कंपनीज लॉ ऑफ इंडिया और एनी लॉ विच इज प्रेवलेंट रिलेटेड टू कंपनी इन इंडिया, वो होता है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट्स अलग होता है। बट और एक डोमेस्टिक कंपनी का क्लासिफिकेशन होता है, यानी कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट्स कर लिया है टू डिक्लेयर डिविडेंड इन इंडिया, तो वो भी एक डोमेस्टिक कंपनी होता है। याद रखेंगे टैक्स रेट जो इंडिया में लगता है ना कंपनीज के ऊपर, क्लासीफाई है एज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक की फॉरेन कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके ऊपर एक रेट ऑफ टैक्स लगेगा, फॉरेन कंपनी तो उसके ऊपर एक रेट ऑफ टैक्स लगेगा। रेट्स ऑफ टैक्स इस टर्म के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ, रेट्स ऑफ टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लीजिएगा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। मैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वही बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स के लिए 2020-21 रेलिवेंट है और असेसमेंट ईयर 21-22 रेलिवेंट है, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 ये आपका प्रीवियस ईयर होगा। सोर्स ऑफ इनकम इस साल में आना चाहिए। जो टैक्स होगा अगले साल, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीना के लिए हो सकता है, 12 महीना से कम नहीं हो सकता, बट प्रीवियस ईयर 12 महीना से भी कम हो सकता है। यानी जिस दिन से अगर बिजनेस है तो बिजनेस जिस दिन से आपने सेटअप किया उस दिन से लेकर टिल द डेट ऑफ 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर है। या फिर अगर आपने कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम सबसे पहले कमाया, आप पहले इनकम टैक्स में लायबल नहीं थे, और अगर आपने न्यूली सोर्स ऑफ इनकम कमाया तो जिस दिन आपका न्यूली सोर्स ऑफ इनकम आया आपके हाथ में उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है सर। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। 5 ऐसे केसेस है, 5 ऐसे केसेस है, इनफैक्ट 6 ऐसे केसेस है जहां पे प्रीवियस ईयर का इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लगता है, असेसमेंट ईयर पे नहीं लगता है। प्रीवियस ईयर का इनकम पे टैक्स नॉर्मली सेक्शन 4 बोलता है असेसमेंट ईयर पे लगता है, बट प्रीवियस ईयर का इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं लग के प्रीवियस ईयर में ही लग सकता है। ये 6 केसेस में, ये सब ब्लैक मनी के सेक्शन है। अगर असेसिंग ऑफिसर आपको पकड़ लिया कि आपका कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो जिस साल वो आपको पकड़ा उस साल आप पे टैक्स लाइबिलिटी इंपोज कर सकता है, उस साल आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। अगर आपने कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, कोई भी तरीके से आपके ऊपर ये सब
प्रीवियस ईयर है जिस केस में आपका अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इस सब पे टैक्स रेट सबसे हाईएस्ट है, 60% टैक्स रेट है, उसके ऊपर 25% सरचार्ज है और उसके ऊपर 4% सेस है। तो इफेक्टिवली आपके ऊपर टैक्स रेट हो जाता है 78%। 60% टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज मतलब 15% और 60 के ऊपर 25 यानी 15% और, तो 60 प्लस 15 75 के ऊपर 4% सेस, ठीक है। तो 675 के ऊपर अगर आप 4% सेस निकालोगे तो 3% आएगा, तो नेट इफेक्टिव टैक्स रेट 78% होता है। ये सब अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है सर। ओके, इनकम को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल। टैक्सेबल में 5 हेड्स ऑफ इनकम आता है, नॉन टैक्सेबल यानी टैक्सेबल ही नहीं है, वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स में, इनकम के पर्पस में इनकम में इंक्लूड ही नहीं होता है, टैक्सेबल पर्पस में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन से इनकम्स एग्जेम्प्ट होंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो उस पर टैक्स फ्री इनकम है वो नहीं लगेगा, वो नॉन टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल इनकम में 5 हेड्स है, सैलरी सेक्शन 15 टू 17, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27, पीजीबीपी सेक्शन 28 से 44 सीरीज, कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55 है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यही पांचों हेड मिलाकर आपको देगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से माइनस करना है टू अराइव एट टोटल इनकम ऑन विच आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ऑन विच आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो विद दिस यू विल गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया कि किसके ऊपर कैसे टैक्स लगता है। आपको हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहले क्लासीफाई करना पड़ता है, हेड्स ऑफ इनकम में आप जैसे क्लासीफाई करोगे उसके बेसिस पे ही आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर मैं आपको स्टेप्स समझाऊं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। आप कौन है इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ पूछेगा तुम कौन हो, तुम पर्सन हो तो तुम पर्सन भी किस तरह के हो, तुम रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, अगर रेसिडेंट हो तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो आपसे पूछा जाएगा, जिसके ऊपर आज का क्लास में मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पांचों हेड्स ऑफ इनकम में इनकम को क्लासीफाई करना है, या तो सैलरी इनकम है यानी इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप, या तो रेंटल इनकम फ्रॉम योर हाउस प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या तो बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है तो पीजीबीपी, अगर आपका कोई असेट को आप बेच के इनकम कमा रहे हो तो आपका कैपिटल गेन, नहीं तो अदर सोर्सेज में तो है ही, अगर कोई इनकम क्लासीफाई नहीं हो सकता बाकी 4 हेड्स में तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासीफाई हो जाएगा। जैसे आप एक हेड हर एक इनकम को क्लासीफाई कर दिए, फिर हर एक हेड को अलग से निकालोगे, सैलरी का टोटल सैलरी इनकम कितना है, एचपी में टोटल एचपी इनकम कितना है, पीजीबीपी में टोटल पीजीबीपी इनकम कितना है, अदर सोर्सेज में टोटल अदर सोर्सेज इनकम कितना और कैपिटल गेन में टोटल कैपिटल गेन इनकम कितना है। फिर उसके बाद आपको क्लबिंग प्रोविजंस भी इंप्लीमेंट करना है। क्लबिंग प्रोविजंस कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्लबिंग प्रोविजंस ऐसे इंप्लीमेंट करोगे कि जब सर आपको पता है कि अगर आपने अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को कोई असेट ट्रांसफर किया है जिससे इनकम उनको आ रहा है, तो काफ़ी सारे केसेस में सेक्शन 64 आपको बोलेगा, देखिए मैंने बोला ये रिवीजन क्लास चल रहा है तो मेरे को कनेक्शन पहले से ही बताना पड़ेगा। क्लबिंग हो सकता है इनकम आपका माइनर चाइल्ड का, आपका स्पाउस का इनकम हो सकता है आपके हाथ में क्लब, आपके सन्स वाइफ का भी इनकम आपके हाथ में क्लब हो सकता है। तो जब आप इनकम को अलग अलग हेड में क्लासीफाई कर लोगे, कंप्यूट कर लोगे इनकम, उसके बाद आपको क्लबिंग प्रोविजंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। इन केस अगर आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको क्लबिंग प्रोविजंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि आपका किसी भी हेड में कोई लॉसेज आ रहा है तो आपको लॉसेज को सेट ऑफ करना पड़ेगा, या हो सकता है आपके पुराने साल में किसी का लॉसेस इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है तो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, या तो इस साल आपका लॉस इंकर हुआ है बट आप वो सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फाइनली जब आप लॉसेस को सेट ऑफ करके सब कुछ कर लेते हो तो आपको फाइनली जीटीआई निकालना पड़ता है, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद फिर आप चैप्टर 6 के अंदर में जो भी आपके लिए डिडक्शंस एलिजिबल है, चाहे वो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हो चाहे वो इनकम बेस्ड टैक्स हॉलीडेज हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिल जाता है टू फाइंड टोटल इनकम। फिर उसके बाद आपको रेट्स ऑफ टैक्स अप्लाई करना है टोटल इनकम पे, फिर उसके बाद आपको रिबेट माइनस करना है, फिर अगर आपको फिर सरचार्ज ऐड करना है, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है, सेस एप्लीकेबल है, फाइनली यू विल कम टू टैक्स लायबिलिटी। फिर उसके बाद अगर आपका इनकम पे टीडीएस कट चुका है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या फिर आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो वो आपको माइनस करना है प्रीपेड टैक्सेस, और फाइनली जो आपका अमाउंट आएगा दैट विल बी योर टैक्स पेबल विच यू हैव टू पे अलॉन्ग विथ योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो ये अपने साथ डिटेल में आगे आगे पढ़ेंगे। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आपको बता देते हैं। नॉर्मली आपको पता है इनकम टैक्स रेट्स, देखिए ऐसे इनकम टैक्स रेट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है, बट
अभी मैं आपको इसी क्लास में, अभी इसी लेक्चर में आपको इनकम टैक्स रेट्स भी मैं आपको हल्का फुल्का बता दूंगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन है पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है, लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाना है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी सर जो है इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई के लिए स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होता है अप टू 2.5 लाख, नील 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। इसके ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो और अगर आप सीनियर सिटीजन हो और इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन हो और आप अगर 60 ईयर्स और मोर हो तो आपका जो 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख हो जाएगा। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो और आप सुपर सीनियर सिटीजन हो यानी आपका एज 80 और मोर है, 80 और मोर है तो आपके लिए लिमिट हो जाएगा 5 लाख रुपया। तो सर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख होता है और 5 लाख होता है ओनली फॉर रेसिडेंट्स, याद रखिएगा। अगर रेसिडेंट आप नहीं हो, सीनियर सिटीजन हो बट रेसिडेंट नहीं हो तो आपके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही रहेगा। 2.5 लाख से बढ़ के ना तो 3 लाख होगा ना तो 5 लाख होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर एक सर्कुलर आया हुआ है कि अगर आप 1 अप्रैल को ही आपका बर्थडे आता है, मतलब 1 अप्रैल को आप 60 ईयर्स के हो गए, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर आप 60 ईयर्स के हो गए, तो सर बहुत दुख लगा अंदर कि प्रीवियस ईयर जो आपका 31 मार्च गया उस दिन आप 60 ईयर, उस साल आप 60 ईयर्स के नहीं हो, आप 60 ईयर्स का कंप्लीट हुआ 1 अप्रैल। तो गवर्नमेंट ने सीबीआईसी ने सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला इसके ऊपर कि अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को, आपका बर्थडे आप 60 ईयर्स के 1 अप्रैल को होगे तो मान लिया जाएगा कि इमीडिएटली पहले जो एक दिन पहले 31 मार्च गया यानी पिछले साल ही आप सीनियर सिटीजन बन गए, आपका 60 साल खत्म हो गया है। इसके ऊपर एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, याद रखिएगा 1 अप्रैल को आपका बर्थडे होगा तो ही माना जाएगा। अगर आपका 1 अप्रैल को बर्थडे नहीं है तो ये चीज़ नहीं माना जाएगा। यानी सर अगर आप 2021 मतलब 1 अप्रैल 2020 को अगर आप बर्थडे आपका 60 ईयर कंप्लीट हो रहा है तो 31 मार्च 20 जो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर 1920, आपको सीनियर सिटीजन का जो हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, चाहे आप सुपर सीनियर बने हो चाहे आप बेसिक सीनियर बने हो, तो आपका लिमिट हायर होगा, उसी के पिछले साल से ही हायर माना जाएगा। लेकिन आपका बर्थडे 1 अप्रैल होना चाहिए, याद रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट अप टू 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, अबव 20,000 30%। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट है, याद रखिएगा, अलग से टैक्स रेट आपको याद रखना पड़ेगा। फर्म्स एलएलपी लोकल अथॉरिटी का फ्लैट टैक्स रेट है 30%, ठीक है। सरचार्ज रेट्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो एक साथ डिस्कस करूंगा। डोमेस्टिक कंपनी अगर आप याद रखिएगा, इंडियन कंपनी भी इसमें आ गया, प्लस जो कंपनी इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है वो भी डोमेस्टिक कंपनी है, तो उनके लिए अगर वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, मतलब उनका प्रीवियस है 17-18 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो फिर उनका रेट ऑफ टैक्स होगा 25%। नॉर्मली उनका रेट ऑफ टैक्स होगा 30%। फॉरेन कंपनी के लिए नॉर्मल रेट है 40% और स्पेसिफाइड रॉयल्टी इनकम के लिए टैक्स रेट है 50%। ये सब मैट में दिया हुआ है, प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सरचार्ज रेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई का बात हो रहा है तो अप टू 50 लैक्स अगर आपका टोटल इनकम है तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लैक्स से ज़्यादा अगर आपका टोटल इनकम है बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ तो आपके लिए सरचार्ज रेट 10% है। 50 लैक्स से ज़्यादा है बट 1 करोड़ तक है तो आपके लिए सरचार्ज रेट 10% है। फिर अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा टोटल इनकम कमा रहे हो बट 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक मतलब 2 करोड़ भी होगा तो आपके लिए सरचार्ज रेट क्या हो जाएगा 10 से 15%। अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज रेट हो जाएगा 25%। और अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका सरचार्ज रेट हो जाएगा 37%। ये किस पे लगता है, टैक्स अमाउंट पे लगता है, जो भी टैक्स रेट मैंने आपको बताया अभी। ये सब स्लैब रेट में जो टैक्स आपका निकलेगा ना उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजीपी जो स्लैब रेट्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। बट थैंकफुली ये जो 25% और 37% सरचार्ज है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 112 ए में टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 10% ऑन एक्सेस ओवर 1 लाख, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और जो STCG 111A में उसके ऊपर ये 25% 37% सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता इररिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट। मतलब मैक्सिमम सरचार्ज जो LTCG STCG भी लग सकता है वो है 15%। 15% से ज़्यादा सरचार्ज LTCG STCG इनकम वाले पे नहीं लग सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, फर्म हो, LLP हो, इनके लिए टोटल इनकम के लिए सरचार्ज रेट बड़ा सिंपल है गाइस। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक, 50 लाख नहीं 1 करोड़ तक तो सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। फर्म के लिए LLP के लिए सिंपल है, 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम हो तो 12% सरचार्ज लगेगा टैक्स के ऊपर। जो 30% उन्होंने निकाले ना उसके ऊपर 12% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी के लिए इट्स वेरी सिंपल, सेम अप टू 1 करोड़ कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7% सरचार्ज है और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज है। सेम लिमिट है फॉरेन कंपनी के लिए लेकिन रेट थोड़ा कम है। अप टू 1 करोड़ तक टोटल इनकम है तो सरचार्ज नहीं होगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 2% सरचार्ज होगा और फॉरेन कंपनी के केस में अगर 10 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम तो 5% सरचार्ज होगा। तो 7 12 2 5
डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, और 12% फर्म्स, और बाद बाकी में 10, 15, 25, 37 ये स्लैब रेट्स होते हैं सरचार्ज का डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए फॉर इंडिविजुअल, ये याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 87A का रिबेट कब मिलता है? जब आपका टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 5 lakhs और आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, और कुछ नहीं बोला मैंने, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपका टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपया टोटल इनकम, तो इन दैट केस आपको रिबेट मिल सकता है 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी और मैक्सिमम 12,500 विच एवर इज लोअर। सर 12,000 का कैलकुलेशन 500 का कैसे आ रहा है? 2.5 लाख तक नील होता है ना, 2.5 लाख से 5 लाख का नॉर्मल स्लैब रेट क्या है बताओ? 5%, तो 12,500 है। लेकिन इस केस में वो एसएससी फंस जाएगा जिसका ये 5 लाख में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे 20% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसपे 15% टैक्स लगता है, तो उसके लिए रिबेट हमेशा 12,500 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, उसके लिए थोड़ा टैक्स आएगा। लेकिन जो नॉर्मल इनकम कमा रहा है अदर देन स्पेशल इनकम, उसके लिए तो मैक्सिमम 12,500 इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा उसको रिबेट का दरकार नहीं है। एंड दैट इज वाई इनडायरेक्टली 5 लाख तक का अगर आपका टोटल इनकम है ना, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 रुपए ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा टैक्स, आपके लिए कोई टैक्स लगेगा नहीं, आपको इनडायरेक्टली रिबेट मिल जाएगा। लेकिन रिबेट उनके लिए नहीं है जो 112A में जिनका टैक्सेबल इनकम है। तो 112A में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि जो 112A में टैक्स आएगा उसके अगेंस्ट में आप 87A का रिबेट नहीं दे सकते। 112A का बात किया वो हम लोग कैपिटल गेन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 112A कब लगता है? जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो आपका इक्विटी शेयर है या म्यूचुअल फंड्स का इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है, अगर आपने उसको ट्रांसफर किया बीइंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 1 लाख से ज्यादा का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है विदाउट इंडेक्सेशन, 10% आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा 112A के ऊपर। इसके ऊपर जो 10% टैक्स आ रहा है ना, इसके अगेंस्ट में आप 87A का रिबेट नहीं दे सकते, भले ही वो 5 लाख से कम हो। ये क्लियर कट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा 112 में भी LTCG लगता है, उसके ऊपर ये नहीं है। 111A जो 111 STCG है, जो STT अगर STT पेड आपका शेयर है, आप STCG कमा रहे हो, 111A के अंदर 15% टैक्स लगेगा, उसके लिए ये चीज़ नहीं है। बट 112A के लिए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है, याद रखिएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा ऑन इनकम टैक्स प्लस सर्चार्ज अमाउंट 4%, और इनकम टैक्स राउंड ऑफ होता है 288B में अब नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 और 288A में नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। इनकम राउंड ऑफ होता है 288A में और टैक्स राउंड ऑफ होता है 288B में, ठीक है सर। मार्जिनल रिलीफ आपको पता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपका 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा इनकम है तो यार 1 करोड़ तक पे तो सरचार्ज नहीं लगता है ना कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर तो 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता है। अरे बात समझिए आप, या मान लीजिए आप इंडिविजुअल हो, 50 लाख तक तो आपको सरचार्ज नहीं लगता, बट आप 50 लाख से 1 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए, 51 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए, उस 1 लाख के कारण आपके ऊपर पूरा सरचार्ज आ जाएगा, पूरा सरचार्ज आ जाएगा। तो ऐसा कभी सिचुएशन आ सकता है कि आपका 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ा बट आपका टैक्स 1 लाख से ज्यादा से बढ़ गया, ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए मार्जिनल रिलीफ होता है कि अगर आपका 1 लाख से इनकम बढ़ रहा है और 1,70,000 से मान लो टैक्स बढ़ रहा है, तो आपका 70,000 जो डिफरेंस है वो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया, रेगुलर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस है, प्लीज उसको जाके एक बार देख लेना। स्पेशल टैक्स रेट्स 111A ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। STCG 111A में 15% लगता है, अगर STT पेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर किए हैं तो आपको 15% टैक्स रेट मिलेगा। 112 में जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स है, लेकिन अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर किया, एक नॉन रेसिडेंट अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर किया, तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112A में कवर्ड है, मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स आपने ट्रांसफर किया, तो 10% टैक्स है विदाउट एनी इंडेक्सेशन ऑन ओवर एंड अबव 1 लाख, यानी 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है LTCG। उससे ज्यादा मतलब 4 लाख है तो 1 लाख के ऊपर 3 लाख ऊपर है तो 3 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है, ठीक है। लॉटरी कैजुअल इनकम पे 30% है, कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई लॉस कुछ नहीं। अनएक्सप्लेन्ड वाला अपने बात कर ही चुके थे, जो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट ये सब जो ब्लैक मनी के सेक्शन है इसके ऊपर 60% टैक्स लगता है, 25% सरचार्ज लगता है और 4% सेस तो सबके लिए लगता ही है। रॉयल्टी अगर आपने पेटेंट जो इंडिया में डेवलप किया उससे अगर आपने रॉयल्टी में इनकम कमाया है तो उस रॉयल्टी इनकम पे सेक्शन 115 BBF एक स्पेशल सेक्शन है, 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार हट गया 115 BBDA। डिविडेंड इनकम पे बहुत बड़ा चेंज है, डिविडेंड इनकम पे जो टैक्सेशन है वो शेयर होल्डर के ऊपर शिफ्ट हो गया है। एग्जेम्पशन अंडर 1034 जो था वो विड्रॉ हो चुका है। 115 BBDA पे फुल्ली टैक्सेबल मतलब जो था अब वो नहीं है, नॉर्मल डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम माना जाएगा और टैक्स लगेगा शेयर होल्डर के हाथ में, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 115 में नहीं लगने वाला, फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है सर। चेंज क्या था टैक्स रेट्स में जो मेरे को आपको पढ़ाना था वो है 115 BAC, एक नया ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ गया है।
एक नया टैक्स रेजीम आ गया है, किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए या एचयूएफ के लिए आया है? किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए, सेक्शन 115 बीएसई, जो बोलता है कि सर आप अगर वो 2.5 लाख तक, 2.5 से 5%, 5 से 10, 20% और अबव 10 लाख 30% वाला स्लैब में नहीं जाना चाहते, तो सरकार बोलती है ठीक है, आपके लिए डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स है, दैट इज सेक्शन 115 बी, जो ऑप्शनल है। आपको मन है तो जाइए, नहीं है तो आप पुराना ओल्ड टैक्स रेजिम में ही रह सकते हैं। इस बार आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये है, ध्यान से सुन लेना। अमेंडमेंट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मेरे चैनल में जाके देख लेना, अपलोडेड है, यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज जाके देख लेना। तो इनकम टैक्स रेट्स ऑन इंडिविजुअल एचयूएफ सेक्शन 115 बीएसई, एक इंडिविजुअल एचयूएफ को ऑप्शन मिलता है कि वो 115 बीएसई में भी ऑप्ट कर सकता है टू पे टैक्स। उसको बेसिकली कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी अलग है, उसमें इनकम अलग ढंग से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? एक शॉर्ट में आपको चीज समझा देता हूं सर। नॉर्मली अगर आप ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में जाते हो तो आपको सारा एग्जाम्पशन, सारा डिडक्शंस आराम से मिलता है, जो भी मिलना चाहिए, चाहे वो सैलरी के डिडक्शंस हो, चाहे वो पीजीबीपी के डिडक्शंस हो, चाहे वो चैप्टर 6 के डिडक्शंस हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन के डिडक्शंस हो, आपको मिल जाता है विदाउट एनी इश्यूज। बट न्यू रेट ऑफ टैक्स आपका रोक देगा। न्यू रेट ऑफ टैक्स बोलेगा कि भाई तुम डिडक्शन एग्जाम्पशन छोड़ दो, तुम्हारे लिए रेट ऑफ टैक्स कम कर देंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन लेके ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में जाना है कि आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं लेना है और आपको न्यू रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करना है, जो कि डेफिनेटली रेट ऑफ टैक्स कम है। तो आपको अपने आप में इवैल्यूएट करना है और हर सम में पूछेगा आपसे कि बताओ अगर ये न्यू रेट में जाएगा तो उसका टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा, तो उसका इनकम भी चेंज होगा, अकॉर्डिंगली टैक्स रेट अप्लाई करना पड़ेगा। इनकम कैसे चेंज होगा? जो डिडक्शन एग्जाम्पशन जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं वो एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक, क्योंकि जो टोटल इनकम आपने पुराने प्रोविजंस के हिसाब से यानी ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से निकाला है, जो आपको माइनस किया आपने इनकम में, वैसे आपको एड बैक करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछेगा तो, नहीं पूछा आपको न्यू रेट ऑफ टैक्स तो आप आराम से ओल्ड रेट में निकाल के आइए। ओनली व्हेन दे हैव आस्क्ड यू और व्हेन दे हैव आस्क्ड दैट यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, देन यू हैव टू गो फॉर बोथ द ऑप्शंस। बट इफ इट टेल यू स्पेसिफिकली सम्स में कि इग्नोर न्यू टैक्स रेजिम, देन यू हैव टू इग्नोर। बट अगर आपसे नहीं बोले इग्नोर करने तो आपको दोनों टैक्स रेजिम के हिसाब से आंसर देके आना पड़ेगा गाइस। ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से ओल्ड रेट ऑफ टैक्स आपको पता ही है, एग्जाम्पशन डिडक्शन जैसे देना दे दो। न्यू रेट ऑफ टैक्स में जो सिलेक्टेड एग्जाम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको डेफिनेटली से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, टोटल इनकम में बेसिकली एड बैक करना पड़ेगा। तो सर क्या है वो न्यू रेट ऑफ टैक्स? देखिए न्यू रेट ऑफ टैक्स और ओल्ड रेट ऑफ टैक्स का रेजिम मैंने दोनों साइड बाय साइड करा दिया है। न्यू टैक्स रेजिम क्या है? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, मतलब 5% बढ़ रहा है फॉर एवरी 2.5 लाख। आप थोड़ा समझेंगे, हर 2.5 लाख पे बढ़ने पे, हर 2.5 लाख पे बढ़ने पे 5% बढ़ रहा है टिल 15 लाख। 15 लाख के बाद फ्लैट हो जा रहा है 30%, यानी 2.5 लाख तक 0, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5, फिर 5 से 7.5 15, फिर 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25 और 15 से ज़्यादा होते ही 30 हो जाएगा। यानी सर आप ध्यान दीजिए, 10 लाख के ऊपर अगर हो रहा है ना तो यहाँ पे 20% हो रहा है, बट यहाँ 20% है। लेकिन गाइज हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है। यहाँ पे टैक्स लो है तो यहाँ पे डिडक्शन एग्जाम्पशन से आपको हाथ धोना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर ये है पूरा आपका पूरा टैक्स रेट्स, ये रिवीजन चल रहा है, हर 5% को बढ़ा देना नेक्स्ट 2.5 लाख पे। कौन ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है? डिपेंड करता है। अगर आपका पीजीबीपी इनकम नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर साल इसको ऑप्ट कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, ऑप्ट इन कर सकते हो, ऑप्ट आउट भी कर सकते हो इफ यू डू नॉट हैव पीजीबीपी इनकम। बट इफ यू हैव पीजीबीपी इनकम, अगर आप पीजीबीपी इनकम आपका है और उस साल आपने एक बार इस सेक्शन में ऑप्ट कर लिया ना, तो फिर आप दोबारा इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते सर। मतलब सर अगर मेरा इस साल पीजीबीपी इनकम है, मैंने इस ऑप्शन को इस सेक्शन में आने के लिए मैंने ऑप्ट इन कर लिया, और अगर मैंने ऑप्ट इन कर लिया अंडर सेक्शन 115 बीसी, इफ आई वांट टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन, तो मेरे को रिटर्न ऑफ इनकम में बताना पड़ता है, जो कि मेरे को ड्यू डेट में पहले फाइल करना है। तो मेरे उस साल में चला गया, फिर मैं सब्सिक्वेंटली इससे नहीं निकल सकता। विड्रॉल का एक ही प्रोविजन है, एक बार अगर आप निकल गए तो दोबारा वापस से लाइफ टाइम आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर जिस साल आपका बिजनेस इनकम नहीं है, तो सर जिस साल आपका बिजनेस इनकम नहीं है उस साल में कोई रेस्ट्रिक्शन है, फिर से आ सकते हैं। बट वंस यू हैव विड्रॉन, you can withdraw only once other than the year in which you were exercise। मतलब जिस साल एक्सरसाइज करो उस साल तो आपको न्यू रेट में देना ही पड़ेगा। अदर देन दैट ईयर अगर नेक्स्ट ईयर आप विड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन उसके दोबारा आप वापस एलिजिबल नहीं हो सकते। तो बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा। अगर आप न्यू रेट ऑफ टैक्स में जा रहे हो और आपका पीजीबीपी इनकम है तो बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा। दोबारा निकलना एक ही बार, उसके बाद आप वापस नहीं आ पाओगे,
ठीक है, तो सोच समझ के आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका पीजीबीपी इनकम नहीं है, आप एक साल ऑप्ट इन कर सकते हो, एक साल ऑप्ट आउट कर सकते हो, ऑप्ट इन कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस कौन सा आपको फॉरगोन करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जेम्पशन डिडक्शंस आपको कौन सा फॉरगोन करना पड़ेगा। तो सर लीव सैलरी में बहुत सारे एग्जाम्पशंस आपको मिलता है, आपको पता है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको नहीं मिलेगा, न्यू रेट में आपको नहीं मिलेगा, हटाना पड़ेगा आपको। एलटीसी नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा। 10-14 में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो सब मिलते थे, याद है गाइस? 10-14 में जो फिक्स लिमिट अलाउंसेज है, चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ये सब आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। जो इवन अप टू वेरिएबल एक्सपेंडिचर जितना एक्चुअल आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए इंकर किया है, वो भी आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तो सारे सेक्शंस के अलाउंसेज आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 10-14 में 4 अलाउंसेज है जो आपको मिल जाएगा, 4 अलाउंसेज जो आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं नीचे बता दूंगा आपको। 4 अलाउंसेज है, याद रखना है आपको। 10-14 में जो आपको 115 बीएससी ऑप्ट करेंगे तो भी आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। एमपीज एमएलएस को जो 10-17 में डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। 10-32 में जो क्लबिंग में 1500 रुपया पर चाइल्ड का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। 10AA का जो SEZ यूनिट को एग्जेम्पशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू प्रॉफिट्स, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000 जो 16(1) में मिलता है, वो नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन सैलरी में मिलता है, वो नहीं मिलेगा सर। ये तो वो आपका सैलरी में सारा। HP फिर आता है HP में 24 में जो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है, उसका आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट लॉसेज अंडर द हेड HP for rented house shall not be allowed to be set off under any other head and would be allowed to be carried forward as per the extant law. PGBP में एडिशनल डेप्रीसिएशन 32(1)(2)A में आपको डिडक्शन मिलेगा, डेप्रीसिएशन मिलेगा बट एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। 32AD जो वो स्पेसिफाइड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, उनके लिए था, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरियस जो आपको साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के डोनेशंस आपको पीजीपीपी में मिला करते थे, जो आउटसाइडर वाले डोनेशन थे गाइस, याद है? नेशनल लेबोरेटरी हो गया, या इंडियन यूनिवर्सिटी हो गया, या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो गया, या स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो गया, वो सारा डोनेशन नहीं मिलेगा, इन हाउस मिल जाएगा, एक्सटर्नल नहीं मिलेगा। 35AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 35CCC में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट या उसका एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फैमिली पेंशन जो आपको मिलता था 1/3 और मैक्सिमम 15,000, अदर सोर्सेज में डिडक्शन मिलता था, सेक्शन 57 में वो नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अदर देन 80 JJAA, जो न्यू एम्प्लॉयमेंट वर्क जनरेशन में 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का आपको डिडक्शन मिलता था, वही मिलेगा, बाद बाकी 80C नहीं मिलेगा। कोई भी लॉसेज अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से पिछले साल में था, या कोई भी अदर डिडक्शन जो कि अब में, जैसे मान लो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आपके पास, ठीक है, या अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है जो 32(1)(2)A के कारण आया है, उसके कारण अगर करेंट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड करके आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। कोई भी लॉसेज या डेप्रीसिएशन जो पुराने साल के कारण आ रहा है, जो HP के वजह से आ रहा है, और डिडक्शंस जो कि अबव मेंशन्ड है, उसके कारण अगर आपने करंट ईयर में लॉस कैरी फॉरवर्ड किया, डिडक्शन आपको उसका कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं मिलेगा। सर चैप्टर 6 से में क्या मिल जाएगा, बहुत ध्यान से, 80 CCD2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम आप सैलरी में ऐड करते हो, उसके लिए आपको अलग से 80 CCD2 का भी डिडक्शन मिल जाता है, वो मिलेगा। 80 JJAA आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% मिलता है, वो मिलेगा। और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स को 80 LA में, IFSC सेंटर को 80 LA में मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका भी डिडक्शन मिलेगा, बस इतना याद रखिएगा। सर वो जो 10-14 का जो 4 अलाउंस मैंने आपको बोला था, वो यही है, टूर अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो हैंडीकैप्ड को 3200 पर मंथ तक मिलता है, वो मिलेगा, वो मिलेगा। ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, कन्वेंस भी मिलेगा, डेली भी मिलेगा, और ट्रांसफर अलाउंस जो वेरिएबल था, ये सब क्या था, ये सब वेरिएबल था गाइस, ये सब वेरिएबल था। वेरिएबल मतलब जितना खर्चा ऑफिशियल पर्पस के लिंक करके एग्जाम्पशन ले लो, और यही बस फिक्स था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 पर मंथ। बाद बाकी कोई भी अलाउंस जो आपको एग्जाम्पशन मिलता है सैलरी में, न्यू रेट में अगर आप ऑप्ट करेंगे ना, तो नहीं मिलेगा गाइस। आपका इंस्टीट्यूट ने ना मॉक टेस्ट पेपर निकाला है, उसका भी मैं वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा और आपको दूंगा, ठीक है, उसमें पूरा सोल्यूशंस डिस्कस हुआ है, और मॉक टेस्ट पेपर में ये सब जो नए प्रोविजंस है ना, उसके सारे के सारे सेक्शंस है, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड ये भी हो गया सर, ठीक है ना। नेक्स्ट है 115 BAD,
कोऑपरेटिव सोसाइटी सर कुछ नहीं है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ को ऑप्शन दिया है 115 बीएससी में, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी टैक्स रेट याद है आपको, अप टू 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, अबव 20,000 30%, मतलब 20,000 के अबव जो इनकम होगा वो 30% पे टैक्स लगेगा। ये भी तो फ्लैट रेट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। 22% सरचार्ज, 22% टैक्स और सरचार्ज मैंडेटरी चाहे जो भी हो 10%, ठीक है। 10% सरचार्ज लगेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी वैसा ऑप्शन आया गया जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बीएसई में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी ऑप्शन किया कि भाई ठीक है आपको भी ऑप्शन है, आप फिक्स रेट में जा सकते हो, बट आपको ये सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन। सर सैलरी इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम का नहीं है, तो सैलरी का जो एग्जेम्पशन था वो तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल क्या है, जो 10AA है, जो पीजीबीपी, वो सब सेम है। पीजीबीपी, 10AA, फिर साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन, स्पेसिफाइड बिजनेस, चैप्टर 6 का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, सेम अदर देन ATJJAA मिल जाएगा। बाद बाकी कोई डेप्रिसिएशन या लॉस सेट ऑफ पुराने साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे तो इस साल आपको सेट ऑफ करना अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना सर। तो ये याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। Sir, I know I'm being very fast, but I told you at the beginning of this lecture that this is a revision class and you do not expect me to do all these regular class आराम आराम से हौले हौले आप ही का टाइम वेस्ट होगा। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजेबल है, देखना जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है, खाली एक रिविजन चेक किक स्टार्ट चाहिए, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स अपने यही ओवर करते हैं, आज का क्लास यही ओवर करते हैं। ऑल्दो मैं रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बोला था, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे, आपका भी एक ठो ना मनोबल रहे, कॉन्फिडेंस रहे। 2-4 घंटा का वीडियो देखते आपके दिमाग में वही से आ जाता है यार कौन इतना बड़ा वीडियो देखेगा, तो ये आपका ही पर्पस के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया। आई थिंक मैक्सिमम 30 से 35 मिनट्स में आई ट्राई टू कवर द एंटायर टॉपिक टैक्स रेट्स। बेसिकली द टॉपिक इज टैक्स रेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स रेट्स, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई होप यू लाइक्ड इट, और प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लगा, और प्लीज अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यार ये शेयर करो यार, ये फ्री वीडियोस कहीं नहीं मिलेगा आपको, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रैपिड रिवीजन आपके लिए कराया जा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबके लिए कराया जा रहा है। डीटी का डीटी फुल्ली अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2020 जो अभी कमिंग टर्म के लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना गाइस। थैंक यू सो मच, टैक्स रेट्स खत्म हुआ, डिस्कस हुआ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।